चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो। आपने ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। बहुत हार्ड लेवल के पीवाईक्यू हैं। फ्रीक्वेंसी की आवर्ती, आवर्ती जो होती है फ्रीक्वेंसी, उसकी एसआई यूनिट क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर और सेकंड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सामान्यतः किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? स्पीड जो है, ध्वनि की स्पीड इनमें से कौन से वे में, कौन से मीडियम में सबसे फास्ट होती है? सबसे फास्ट ध्वनि किस में ट्रेवल करेगी? गैस में या लिक्विड में, सॉलिड में? ठीक है। इन तीनों में से सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करेगी? या वैक्यूम में? ठीक है। चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी मूल नाद की आवृत्ति, मान लो आपका बेसिक जो नाद है, बेस नाद है, कोई भी ध्वनि ले लीजिए, उसकी आवृत्ति अगर 220 हर्ट्ज है, तो उसके तृतीय सहायक नाद, थर्ड ओवरटोन या फोर्थ हार्मोनिक जिसको बोलते हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होगी? ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी मान लो 440 हर्ट्ज है, 440 है। यदि उसी माध्यम में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 880 हर्ट्ज कर दी जाए, तो वेलोसिटी को समान मानते हुए वेवलेंथ को में क्या परिवर्तन होगा? वेवलेंथ दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, चार गुना हो जाएगी, या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा? ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इको स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए मूल ध्वनि और प्रावर्तित ध्वनि के बीच कितना मिनिमम टाइम, कितना कितना होना चाहिए मिनिमम टाइम? ठीक है। कि आपको इको और जो प्रतिबद्ध ध्वनि, जो मेन जो साउंड है, मेन साउंड है और इको साउंड है, इको की साउंड है, उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए? ठीक है। कितनी सेकंड का गैप होना चाहिए? और वायुमंडल में, जो हमारा आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें ध्वनि की स्पीड क्या होती है? किस स्पीड से आपकी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है? ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपके पीवाईक्यू से हैं। कितने आते हैं आपको? चलिए, वेलकम टू द म्यूजिक थ्योरी क्लासेस बाय राहुल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि का चैप्टर। ठीक है। ध्वनि के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और जस्ट वन सेकेंड। चलिए, ध्वनि शब्द संस्कृत की ध्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्द करना या आवाज पैदा करना। मतलब ध्वनि का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ होता है आवाज पैदा करना। चाहे कैसे भी आवाज हो, आवाज होनी चाहिए जो आपके कानों तक पहुंच सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्वनि हमेशा आघात से उत्पन्न होती है, नियमित कंपनों का समूह होती है। आघात मतलब जब भी कोई दो चीजें टकराती हैं, तभी आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। बिना टकराव के, बिना घर्षण के, बिना आघात के कोई भी आपकी ध्वनि जो है उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर? जब भी कोई दो चीजें टकराती हैं, उनमें कंपन होता है। ठीक है। वो कंपन वेवलेंथ जब हमारे कान तक पहुंचते हैं तो हमें सुनाई देता है। वही क्या होता है? आपका साउंड होता है, ध्वनि होती है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्वनि हमेशा किससे आघात उत्पन्न होती है? आघात से उत्पन्न होती है। क्लियर? कोई भी माध्यम हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस गैस हो, चाहे उसमें कणों के कंपन, वाइब्रेशनल जो वेव्स हैं, के कारण ध्वनि उत्पन्न होने वाली संवेदना जो हमारे कान तक पहुंचती है, क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। वही बात है, ध्वनि ही संगीत का मूल भौतिक आधार है। बिना ध्वनि के नाद, स्वर, श्रुति, राग की कल्पना असंभव है। मतलब आपका जो म्यूजिक है, उसी का बेसिक क्या है? आपकी साउंड, ध्वनि। ठीक है। वैसे तो ये म्यूजिक की थ्योरी की फर्स्ट क्लास होती है आपकी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जब आप में जाते हैं तो ध्वनि की क्लास होती है। यूट्यूब पे काफी लेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे जो है मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आने लगे हैं इस टॉपिक से। ठीक है। जैसे मैंने आपके पीवाईक्यू बताया शुरू में, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ठीक है, और स्पीड आदि से क्वेश्चन आते हैं, आने लगे हैं। उसी को आज सारा इस क्लास में करते हैं। ठीक है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। कंपन के कारण आसपास के वायु में कण जो है वो आगे पीछे गति करते हैं, तरंगे बनती हैं, और वही तरंगे हमारे कान तक पहुंचती हैं। वो क्या होती है? ध्वनि। ठीक है। जब भी कोई दो चीजें टकराएंगी, उनके बीच में कंपन होगा, कंपन होगा तो वेव्स बनेंगी, तरंगे बनेंगी। वो वेव्स हमारे कान तक पहुंचेंगी, वो हमें सुनाई देगा, और क्या बन जाता है? आपकी ध्वनि की उत्पत्ति हो जाती है।
क्लियर। ध्वनि बोध के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है, मतलब कोई भी ध्वनि बनाने के लिए आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है उत्पादक। उत्पादक होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। मान लो हम लोग ताली बजा रहे हैं तो ये हाथ चाहिए हमें, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। हम बोल रहे हैं तो हमारा शरीर चाहिए, अंदर भी उसमें बहुत सारे टकराव हो रहे हैं, घर्षण हो रहे हैं, तब आवाज बाहर आ रही है। नाद वाले में हमने पढ़ा था कि नाद कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, कहाँ गया, नाद कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे घर्षण होते हैं, टकराव होते हैं, तो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी चीज है, चाहे इंस्ट्रूमेंट है, लकड़ी है, बर्तन है, गेट है, कोई भी चीज जिससे आवाज आ सकती है, तो पहले तो उत्पादक होना चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर होना चाहिए, वो आपका प्रोड्यूसर होता है। फिर होता है माध्यम, कि जो ध्वनि प्रोड्यूस तो हो गई, मान लो यहाँ है, यहाँ हमने कोई दो चीज बजाई, ठीक है, दो दो चीज बजाई, तो ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, उत्पादक हो गया। अब माध्यम क्या होती है, ये दोनों टकराए, कंपन बना, वेवलेंथ बनी। अब वो वेवलेंथ किस मीडियम से हमारे पास आती है, वो तीन ही हो सकते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड या गैस, या आपका गैस, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब या तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सॉलिड कैसे हो सकता है और लिक्विड कैसे हो सकता है। मान लो प्रैक्टिकली करके देखो, टेबल है, काट की टेबल है, एक तरफ आप कान लगाओ, दूसरी तरफ उसके कुछ भी मारो, टेबल पे मारो, तो वो भी आपको कान में सुनाई देगा। वो सॉलिड के थ्रू भी जो है आपकी ध्वनि ट्रेवल करती है, लिक्विड के थ्रू भी आपकी ध्वनि ट्रेवल करती है, और गैस में तो करती है। हम आम बोलचाल जो हम सुनते हैं वो किसके थ्रू आती है ध्वनि, वो गैस के थ्रू ही आती है, ठीक है। ग्राहक, फिर कंज्यूमर कौन होता है, ध्वनि को कंज्यूम कौन करता है, इंसान के कान करते हैं, ईयर्स होते हैं, इंसान के कान होते हैं। तो ग्राहक केवल क्या होता है, कान होता है, क्योंकि सुनते क्या है, कान है केवल। क्लियर। तो किसी भी ध्वनि को बनाने के लिए तीन चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोड्यूसर, जो भी जहां से भी ध्वनि हमें प्रोड्यूस करनी है, उत्पादक, दूसरा है माध्यम, किस मीडियम से आ रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन प्रकार के हो सकते हैं, और चौथा है आपका ग्राहक, जो हमेशा क्या होते हैं, आपके कान होते हैं। क्लियर। चलिए, ये समझा दिया मैंने। हाँ, केवल एक ही ध्वनि, नाद में हमने पढ़ा होगा, केवल एक ही ध्वनि है जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है, वो होता है हमारा अनाहत नाद। अनाहत नाद जिन लोगों को नहीं पता, अनाहत नाद वो ध्वनि होती है जो अपने आप उत्पन्न होती है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है दो तीन, जैसे आपकी आप दोनों उंगलियां अपने कान में दो, ठीक है, ऐसे जब करोगे, कानों को बंद करोगे, तो आपके अंदर से साई साई की आवाज आती है। अब वो जो ध्वनि है वो अनाहत नाद है, ठीक है। अब आपको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि रात बोल रही है, ऐसे बोलते हैं ना कि रात बोलती है, ठीक है, वो जब रात बोलती है, ठीक है, तो वो भी क्या है, अनाहत नाद है, वो अपने आप बोलती है। प्रणव की ध्वनि जिसको बोलते हैं, प्रणव क्या होता है भाई, प्रणव इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रणव होता है ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि। अब ये सिंपल ओम की ध्वनि नहीं जो हम लोग कह रहे हैं, यूनिवर्स में, यूनिवर्स में आपकी जो है ओम की साउंड हमेशा क्या है, गूंजती रहती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये बात साइंस ने भी मानी है। यूनिवर्स में ओम की ध्वनि जो है घूमती रहती है, वो भी क्या है, वो भी अपने आप उत्पन्न हुई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे अनाहत नाद, ठीक है। तो नाद के बारे में जिसको जानना है ज्यादा, वो नाद वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। मैंने बता दिया माध्यम तीन प्रकार के होते हैं, और ग्राहक हमेशा क्या होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हमारे केवल कान होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो कंपन होता है, कोई भी दो चीज टकराई, कंपन हुआ, वो कंपन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के क्वेश्चन आते हैं। अनुप्रस्थ क्या है, हमेशा आडी दिशा में होता है, ठीक है, लंबवंत जाएगा, मतलब जिस तरफ वेवलेंथ जा रही है उसके आडी दिशा में, ठीक है, 90 डिग्री में जाएगा, उससे आधा, वेवलेंथ ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा। और अनुदैर्ध्य क्या है, जिस तरफ वेवलेंथ जा रही है उसी तरफ ये जो कंपन जाएगा, जिस तरफ तरंगे जा रही है उसी तरफ ये कंपन जाएगा। क्लियर। अनुप्रस्थ देखो, पढ़ते हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या होते हैं, जब किसी वस्तु में, वस्तु के कणों की कंपन की दिशा, कहाँ गया भाई, ये कणों की कंपन की दिशा और तरंग के चलने की दिशा के लंबवंत होती है, मतलब कण इस तरफ जा रहे हैं और तरंगे इस तरफ बन रही, तरंगे इस तरफ बन रही, तो जब 90 डिग्री में होता है, लंबवंत होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कंपन बोलते हैं। क्लियर। कंपन अलग होएगा, वेव अलग दिशा में बनेगी, तो क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ कंपन बोलेंगे। विशेषताएं क्या होती है, कण ऊपर नीचे या दाएं बाएं की तरफ
कंपन करते हैं। तरंग आगे की ओर बढ़ती रहती है। यह मुख्यतः ठोस पदार्थों में पाया जाता है। ज्यादातर किसमें होता है? सॉलिड वालों में। ये सॉलिड मीडियम जो होता है, जब उसमें से ध्वनि ट्रेवल करती है तो ऐसा ज्यादातर दिखाई पड़ता है। चलिए, अनुप्रस्थ कंपन इंपॉर्टेंट है, किसमें ज्यादातर होता है? सॉलिड में होता है। दूसरा है अनुदैर्घ्य कंपन। बता दिया, जब किसी वस्तु के कणों की कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है, तरंगे जिस तरफ जा रही है उसी तरफ कंपन जा रहा है, उसको बोलेंगे अनुदैर्घ्य कंपन। क्लियर? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तरंगे भी इस दिशा में जा रहे हैं, कंपन भी इसी दिशा में जा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? अनुदैर्घ्य कंपन। इसकी क्या होता है? कण आगे पीछे कंपन करते हैं। ठीक है, यह गैस, द्रव और ठोस तीनों माध्यमों में, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही हो सकता है। ठीक है, ध्वनि जो तरंगे हैं अनुदैर्घ्य कंपन का प्रमुख उदाहरण है। जो ध्वनि तरंगे, नॉर्मली जो ध्वनि तरंगे आती हैं वो किसका उदाहरण है? आपका अनुदैर्घ्य कंपन का उदाहरण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपन दो तरीके से होता है टाइम जोन के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होता है, एक नियमित, एक अनियमित। ठीक है, नियमित का क्या होता है? जिस ध्वनि के कंपन समान समय अंतराल पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नियमित बोलते हैं। ठीक है, जैसे वाइब्रेशन आपका, ये ऐसे वाइब्रेशन, ये। ठीक है, इनकी जो दूरी है वाइब्रेशन की, इनकी जो दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये जब सेम होती है, ठीक है, सेम टाइम पर वाइब्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं नियमित। ठीक है, नियमित ध्वनि। नियमित टाइम पर टाइम इंटरवल होता है उनके बीच में, तो क्या बोलते हैं? नियमित ध्वनि। विशेषता क्या होती है? ये मधुर होती है। और यही केवल नियमित ध्वनि, नियमित कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वही म्यूजिक में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वही ध्वनि क्या होती है? सुरीली होती है, मधुर होती है। क्लियर? निश्चित स्वर होते हैं, संगीत में उपयोगी होते हैं। क्लियर? अनियमित कंपन क्या होगा? जिन ध्वनि के कंपन अनियमित होते हैं, मतलब पहले इतना, फिर गैप ले लिया इतना, फिर जल्दी हो गया इतना, फिर ज्यादा गैप ले लिया। ठीक है, तो जो ध्वनि में टाइम इंटरवल बहुत अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसको क्या होते हैं? वो ध्वनि मधुर नहीं होती, कर्कश ध्वनि होती है। ध्वनि कर्कश होती है, निश्चित स्वर नहीं निकल पाते हैं, और संगीत में क्या है? उपयोगी नहीं है। क्लियर? तो क्या है, संगीत के लिए उपयोगी कौन सी ध्वनि है? केवल वही ध्वनि, नियमित ध्वनि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्वनि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, ध्वनि दो प्रकार का होता है साउंड। एक संगीत उपयोगी जो नाद बन जाता है, दूसरा है संगीतेतर। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है ध्वनि। ठीक है, उसके दो पार्ट हो जाते हैं, उसके भी। एक, जो शोर मच गया, शोर लगा लो, जो हम म्यूजिक में यूज जिसका नहीं करते, म्यूजिक में जिसका यूज करते हैं वो होता है नाद। नाद क्या होता है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी म्यूजिकल ध्वनि। ठीक है, जैसे आपका एटम होता है, साइंस में आपने एटम पढ़ा है, वो एटम, एटम होता है जिसके और ज्यादा टुकड़े ना हो उसकी, उसको एटम बोलते हैं। तो सबसे छोटी सांगीतिक ध्वनि जिसके और ज्यादा टुकड़े ना हो उसके, उसको क्या बोलते हैं? नाद बोलते हैं। नाद भी आगे जाके दो प्रकार का हो जाता है। हाँ, ठीक है, नाद भी दो प्रकार का होता है, एक आहत नाद, एक होता है अनाहत नाद। अनाहत। ठीक है, संगीत में कौन सा यूज होता है? वो आहत नाद होता है। आहत मतलब जो आघात से उत्पन्न होता है वो नाद, अनाहत मतलब जो बिना आघात के उत्पन्न। क्लियर है? तो दो प्रकार की ध्वनि होती है, एक वो ध्वनि जो संगीत में यूज कर सकते हैं उसको नाद बोलते हैं, आगे वो ध्वनि नहीं रह जाती, उसका नाम चेंज हो जाता है, नाद बन जाता है। ठीक है, और दूसरा कोलाहल, रव, शोर, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने कंपन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी या आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था अभी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है उसकी? हर्ट्ज होती है, एच जेड होती है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमने किया था। तो एक सेकंड में कितना कंपन हो रहा है? अब सा की जो आवृत्ति है, सा की आवृत्ति 240 है, सा की आंदोलन संख्या। रे की कितनी है? 270 है, ये पढ़े हैं। गा की कितनी है? 300 है, पढ़ा है आप लोगों ने। सा की 240, रे की 270, गा की 300, मा की 320, पा की 360। ठीक है, धा की 405, नी की 450, और तार सा की 480।
बड़े हैं। तो इनका मतलब क्या है, 240, 270, 300 क्या है कि एक सेकंड में जब 240 बार कंपन होगा तो 7 स्वर निकलेगा, एक सेकंड में 270 बार कंपन होगा तो 1.5 स्वर निकलेगा, एक सेकंड में 300 बार जब कंपन होगा तो 10 स्वर निकलेगा। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट संबंध किससे होता है, पिच से होता है। डायरेक्ट संबंध किससे होता है, पिच से होता है। ठीक है। जो जो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वो ऐसे ऐसे आपके स्वर की पिच बढ़ती जाएगी, स्वर आपका ऊंचा होता जाएगा। 240 सा है, 270 रे है। तो रे ऊंचा क्यों है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए रे की साउंड सा से ऊंची है। गा की साउंड रे से ऊंची क्यों है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 300 है। माँ की 320 है तो इसलिए ऊंची है। तो आवर्ती का डायरेक्ट संबंध किससे होता है, पिच से होता है। जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आपकी पिच बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, आपकी पिच कम होती जाएगी। क्लियर। अब ये इसी को आंदोलन संख्या भी बोल देते हैं, कंपन प्रति सेकंड भी बोल देते हैं, कुछ भी इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है। मतलब एक ही होता है उसका, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मनुष्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य 16 से लेकर 38,000 कंपन संख्या, इसके हर्ट्ज वैल्यू जो है 20 से लेकर 20,000 वाली ध्वनि को सुन सकता है। हमारे कान 16 से नीचे जो कंपन संख्या होंगे उसको नहीं सुनेगा, 38,000 से ऊपर जो होंगे उसको भी नहीं सुनेगा। ठीक है। 16 से कम कंपन संख्या वाले ध्वनि को हमारे कान कंज्यूम नहीं कर सकते, 38,000 से ऊपर वाली जो आपकी होती है कंपन संख्या उसको भी हमारे कान कंज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर है। और इनके बीच में जो सांगीतिक स्वर होते हैं, म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं, म्यूजिकल साउंड जो होती है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी 40 से लेकर 4,000। 40 से नीचे कोई फ्रीक्वेंसी वाली आपके म्यूजिक में यूज नहीं हो सकती, 4,000 से ज्यादा वाली भी आपकी म्यूजिक में यूज नहीं हो सकती। क्लियर है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग क्या होता है। वेग मतलब ध्वनि एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक सेकंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है। अब ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ चुका है, पीछे पड़ चुके हैं। वायु में कितना होता है, गैस में आपका मान लो नॉर्मल आपका टेम्परेचर माना जाता है वायुमंडल का, कि एक अदृश्य जो टेम्परेचर माना जाता है वो माना जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस में हमारे सौर मंडल में या वायु में लगभग साउंड जो है 343 मीटर पर सेकंड की तरफ से स्पीड से ट्रेवल करते हैं। जल में, लिक्विड में कितना करती है, लगभग 1480 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और लोहे मतलब सॉलिड में, सॉलिड में कितना करती है, वो करती है 5100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साउंड में कितना कर सकती है, लगभग 5 किलोमीटर, एक सेकंड में 5 किलोमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन यही है कि ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड में डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो किस में करेगी, सॉलिड में करेगी। दूसरे नंबर पर लिक्विड में करेगी। सबसे कम किस में करती है, गैस में करती है, वायु में सबसे कम करती है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे 26 जनवरी पर आपके यहाँ जहाज उड़ते हैं, फाइटर फाइटर प्लेन्स आते हैं, तो प्लेन पहले आता है, आवाज पीछे आती है, ऐसा ही होता है। वे फाइटर जेट जो होते हैं वो आपके पहले निकल जाते हैं, आवाज बाद में आती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो फाइटर प्लेन की जो स्पीड है ना, वो इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा होती है, 343 से ज्यादा होती है। प्लेन चला जाता है लेकिन साउंड तो इतना ही ट्रेवल कर सकती है, साउंड पीछे रह जाती है। समझ रहे हो। इसलिए प्लेन पहले चला जाता है, आवाज बाद में आती है, यही कारण होता है। ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी जो है, प्लेन की वेलोसिटी ज्यादा हो गई और साउंड की वेलोसिटी कम हो गई। समझ रहे हो। चलिए, नेक्स्ट है तृतीय प्रतिशाख्या में ध्वनि के 7 प्रकार, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। तृतीय प्रतिशाख्या आपका एक ग्रंथ है जो कि बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर लिखा था, कि कोई एक इसका राइटर नहीं है, इसलिए इसका राइटर तो नहीं पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है। अब इसमें ध्वनि के 7 प्रकार बताएं, नाम याद रखने हैं आपने, उपांशु,
ध्वान, निमद, उपदिमद, मंदर, मध्य और तार। मंदर, मध्य, तार आपने सुना होगा। ध्वनि में, संगीत में, म्यूजिक में यही जो साउंड है, यही यूज किए जाते हैं। जो साउंड के 7 टाइप बताए हैं, लास्ट वाले 3 हैं आपके म्यूजिक में यूज किए जाते हैं। ऊपर वाले 4 नहीं किए जाते हैं, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें करना पड़ेगा। उपांशु क्या होता है? उपांशु सबसे नीची अवस्था होती है, जो हमें भी नहीं सुनाई देती। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं सुनाई देगी, इतनी नीची अवस्था होती है। जैसे हमारे शरीर की धड़कन होती है, हमारे अंदर भी तो शरीर, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो साउंड भी कर रहा होगा, क्योंकि टकराव हो रहा है नसों में। जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब साउंड तो प्रोड्यूस हो रही होगी, क्योंकि टकराव हो रहा है। तो वो ध्वनि इतनी नीची ध्वनि की खुद हमें भी नहीं सुनाई। ठीक है, ध्वान क्या होता है? ध्वनि सुनाई तो देती है, लेकिन वो क्लियर पता नहीं चल पाता कि भाई स्वर है, व्यंजन है, बोल क्या रहा है, मतलब। ठीक है, इतनी नीची कि साउंड आएगी थोड़ा सा, बस ये पता चलेगा कि हाँ ध्वनि है, कैसी है, स्वर है, व्यंजन है, ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, निमद क्या होता है? स्वर और व्यंजन समझ में आ जाते हैं। स्वर और व्यंजन क्या है? समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 ध्वनि के 3 प्रकार हैं, ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं? वक्ता के अकॉर्डिंग। वक्ता को सेंटर मान के। वक्ता मतलब जो बोल रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं ही वक्ता हूं, तो मेरे सबसे वो ध्वनि सबसे नीची जो मुझे ही सुनाई नहीं देगी, उसको बोल लेंगे उपांशु। मैं बोल रहा हूं, मुझे ही इतनी नहीं, मुझे सुनाई तो देगी थोड़ी सी, लेकिन स्वर या व्यंजन का पता नहीं चल पड़ा। फिर मैं जो बोल रहा हूं मुझे क्लियर स्पष्ट सुनाई देगी, उसको बोलते हैं निमन। क्लियर? यह है वक्ता के अकॉर्डिंग। उपनिमद क्या है? ध्वनि दूसरों को तो सुनाई देगी, परंतु इतना स्पष्ट ना हो कि स्वर और व्यंजन है। ये किसके अकॉर्डिंग है? मंदर, मध्य, तार और उपदिमद। ये जो डिवाइड किए गए हैं, ये डिवाइड किए गए हैं श्रोताओं को सेंटर माने के। मतलब श्रोता को सुन रही है, नहीं लोगों को, जिसको सुनाना है। तो उपदिमद क्या होता है कि लोगों के पास आवाज तो पहुंची, लेकिन उनको क्लियर पता नहीं चला कि भाई स्वर है या व्यंजन है। मतलब आपने बोला क्या है, स्वर बोला है या व्यंजन बोला है। ठीक है, हिंदी में 2 ही टाइप होते हैं, स्वर व्यंजन। ठीक है, अहोगवा भी होते हैं वैसे तो, पर स्वर और व्यंजन का पता नहीं चलता, मतलब इसका मतलब है कि क्लियर सुनाई नहीं दिया कि बोला क्या गया। ठीक है, उपांशु से लेकर निमद का वर्गीकरण वक्ता की दृष्टि से हुआ है, बाकी का श्रोता की दृष्टि से हुआ। मंदर, मध्य, तार ही ध्वनियां क्या होती हैं आपकी? संगीत उपयोगी है, और आज के टाइम में प्रेजेंट में यही जो है यूज में है। क्लियर? वैसे भी यूज में प्रैक्टिकली भी यही आ सकती थी। मंदर ध्वनि मतलब स्पष्ट सुनाई, निचली ध्वनि, मध्य ध्वनि आम बोलचाल की ध्वनि, तार की ध्वनि मतलब उच्च जो बोलते हैं उसकी ध्वनि। ठीक है, मंदर का उत्पत्ति स्थान हमारा क्या होता है? हृदय होता है, मध्य का कंठ होता है, तार का मस्तिष्क होता है। ठीक है, नाद वाले उसमें जाके देख लेंगे ये सारी चीजें। पार्श्व देव ग्रंथ का नाम था संगीत समय सार, लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। पार्श्व देव के ग्रंथ का क्या नाम था? संगीत समय सार। ठीक है, संगीत समय सार उनके ग्रंथ का नाम था। इन्होंने 3 प्रकार की ध्वनि बताई थी, इंपॉर्टेंट है। पहली बताई थी शरीर की ध्वनि, उसको बोलेंगे सचेतन। सचेतन। ठीक है, दूसरी बताई वीणा की ध्वनि। वीणा प्राचीन काल में एकमात्र सबसे पवित्र और सबसे जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता था वो वीणा होता था। तो दूसरी, पहली तो शरीर हमारी खुद की ध्वनि को उन्होंने नाम दिया सचेतन, दूसरे नंबर की ध्वनि को नाम दिया उन्होंने अचेतन। अचेतन नाम दिया। क्लियर? तीसरी है वंशी की ध्वनि, उसको नाम दिया उभय प्रभव। ठीक है, तो 3 ध्वनि दी, एक शरीर की सचेतन, वीणा की अचेतन, वंशी की उभय प्रभव। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन दोनों से रिलेटेड है, कि प्राचीन काल में वीणा को टोन कैसे किया जाता था? वीणा को टोन कैसे किया जाता था? आज तो जैसे हम तबले को टोन करते हैं तो नोट्स ले लेते हैं, हारमोनियम से ले लेते हैं, तानपुरा से ले लेते हैं, तानपुरा को भी जब मिलाते हैं तो हारमोनियम से ले लेते हैं। ठीक है, तो वीणा तो सबसे प्राचीन है। वीणा को टोन कैसे किया जाता था? वो टोन किया जाता था वेणु से। वेणु से। और वेणु ही क्या होती है? वंशी ही वेणु होती है। प्राचीन काल में क्या नाम था उसका? वेणु नाम था। क्लियर है? क्लियर? चलिए, मानव शरीर से उत्पन्न जो ध्वनि है सचेतन, उसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और उसके 2 भाग हैं, पहला स्वर, दूसरा भाषागत। भाषागत भाग वो है जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं, वो ध्वनि भाषागत में आएगी। जब हम किसी चीज को गाते हैं, ठीक है, संगीत में जब कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसको बोलेंगे स्वर। क्लियर है? ये है पार्श्व देव जी को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है आपका इक्को।
इको क्या होता है? जब बोलने वाले के शब्द दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़ते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है। पहाड़ों में, किसी बंद कमरे में, बड़े हॉल में हम एक बार बोलते हैं, आवाज घूमकर वापस हमारे पास आती है, दोबारा तिबारा सुनाई पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। ठीक है। अब सुनने वाले के कान में सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव जो है वो 0.1 सेकंड तक रहता है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे कान में या आपके कान में जो भी ध्वनि आएगी वो 0.1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 10वें हिस्से तक, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, एक 1/10 की फॉर्म में भी आपका जो है ऑप्शन में आंसर मिल सकता है, 0.1 की फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है। तो 0.1 सेकंड तक हमारे कान में एक ध्वनि का प्रभाव रहता है। जब कोई ध्वनि 0.1 सेकंड के बाद आए तो वो हमें दोबारा सुनाई देती है। चलिए, अब मैंने एक चीज बोला, मैंने आपको बोला हेलो। ठीक है, हेलो बोला, पहली ध्वनि आई, 0.1 सेकंड तक रही। सारी ध्वनि जैसे, देखो, ये मैंने बोला हेलो, तरंगे उत्पन्न हुई, ये कान है, मान लो कंज्यूमर है। ठीक है, ये कान है। यहां तक 0.1 सेकंड में ये सारी आ गई, सारी वेव्स आ गई, तो ध्वनि एक बार सुनाई देगी। जो हेलो बोलने में जितनी भी वेव्स बनी वो एक बार आ गई, 0.1 सेकंड तक उसका प्रभाव रहा, तो एक बार सुनाई देगी। ठीक है। कोई भी वेव्स कोई वेव्स कहीं से टकरा के या कैसे भी 0.1 सेकंड से लेट हो गई तो ये एक बार 0.1 सेकंड हमने एक बार सुन ली, ये वेव्स जो लेट होगी वो दोबारा आएंगी, दोबारा सुनाएंगी। और कहीं से तीसरी टकरा कर लेट होगी तो तिबारा आएंगी, तो तिबारा सुनाएंगी। समझ में आया? इसी का क्वेश्चन आया था, कितना कितने सेकंड है, उसका आंसर क्या था? 0.1 सेकंड। क्वेश्चन पूछा गया था कि खुली हवा में ध्वनि का वेग हमारे कान में कितने कितने तक रहता है, सॉरी, ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितने तक रहता है? 0.1 सेकंड। समझ में आया इको कैसे बनता है? जब भी वो ध्वनि जो है 0.1 सेकंड से ज्यादा टाइम लेती है तो क्या बनती है? वो हमारे दोबारा या तिबारा सुनाई देती है। क्लियर है? ध्वनि का वेग खुली हवा में 343 मीटर प्रति सेकंड होता है भाई। वेलोसिटी जो है उसको फिट में अगर माने तो कितना होता है? 1120 फीट बोलते हैं। हो जाता है उसका 343 मीटर का कितना होता है? 1120 फीट होता है। अतः शून्य से परावर्तक की दूरी कम से कम 56 फीट अवश्य होनी चाहिए। मतलब क्या है? ये यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई, ये खुली हवा में गई, यहाँ पे कंज्यूमर है, कान है। ठीक है, कोई भी इंसान है जिससे जिससे सुननी है। ठीक है, तो इक्को तभी बनेगी तब इसकी दूरी 56 होनी चाहिए, 56 होनी चाहिए, 56 फीट। 56 फीट, 56 फीट क्यों है? क्योंकि 1120 फीट आपका खुली हवा की वेलोसिटी है, साउंड की वेलोसिटी है 1120 फीट। ठीक है, लेकिन ये जो साउंड है 1120 फीट वेलोसिटी है, ये धमनी का जाने और वापस आने का टाइम है। ठीक है, तो इसको दो से डिवाइड कर दो तो 56 फीट आपका आ जाता है। चलिए, धमनी जाती है फिर वापस आती है, क्योंकि किसी चीज से टकरा कर वापस आएगी तभी तो इक्को बनेगी ना। समझ रहे हो? तो धमनी के जाने का टाइम, आने का टाइम, ये दोनों टाइम है 1120 फीट। इसको दो से डिवाइड कर दोगे आने के टाइम को, तो कम से कम उसकी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 56 फीट होनी चाहिए। क्लियर? 1120 जो फीट है, 343 जो मीटर है वो आपका दोनों साइड का होता है। क्लियर? चलिए, तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 56 फीट की आपकी दूरी होनी चाहिए वेग की। साधारण बोलचाल में ध्वनि की अधिकतम जो साधारण नॉर्मल जो जब हम बोलचाल करते हैं तो पुरुषों में जो होती है आवर्ती फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 250 से लेकर 1000 तक होती है। इंपॉर्टेंट है, 250 से लेकर 1000 तक। स्त्रियों में कितनी होती है? 500 से लेकर 1500। ठीक है, मैंने बताया था स्त्रियों में फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। मैंने बताया था जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी पिच आपकी बढ़ती जाएगी, इसीलिए लेडीज की जो वॉइस है वो थोड़ी सी तिखी होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखना। 125 आवृत्ति से कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम बोलचाल के, बहुत रेयर पुरुषों के ही उसमें होता है। रेयर केस में होता है कि बहुत नीची आवाज हो जाती है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली 250 से 1000 के बीच में रहती है। 125 से कम तो बहुत ही कम, बहुत रेयर। ठीक है। सायरन नामक एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं, माप सकते हैं। एक सेकंड में कितने आपके कंपन हो रहे हैं।
उसको नाप सकते हैं किससे, सायरन से। ठीक है। ध्वनिवादी आचार्यों ने रस के आधार पर भी जो है तीन भेद बताए हैं। रस कितने हैं? भरत ने रस कितने माने हैं? भरत ने 8 रस माने। आधुनिक टाइम पे कितने हैं? प्रेजेंट में कितने रस हैं? प्रेजेंट में आपके 11 रस, 11 रस। ठीक है। नौवा माना था अभिनव गुप्त ने, 10वां माना था आचार्य विश्वनाथ ने, और आज के टाइम पे भक्ति रस को 11वां रस माना जाता है। क्लियर है? तो रस के आधार पर भी जो है तीन भागों में ध्वनि आपकी बांटी गई है, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। ठीक है। रस के आधार पर भी तीन है, उसमें जो रस ध्वनि है वही सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मानी जाती है, और संगीत का आधार भी यही ध्वनि है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कि रस के आधार पर जब ध्वनि के भेद किए गए तो उसमें कौन सी ध्वनि परफेक्ट है, बेस्ट है, वो है रस ध्वनि। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की क्लास ध्वनि की। आई थिंक सारे आपके जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे, इको के, फ्रीक्वेंसी के, वेलोसिटी के। ठीक है। तो आगे से जो भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बैच तो चल ही रहा है। ठीक है। सितंबर में आपका नया बैच आने वाला है। सितंबर में नया दूसरा बैच आने वाला है हमारा। ठीक है। उस बैच में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई भी क्वारी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट कर सकते हो, और हम उस टॉपिक को देखते हैं, उस टॉपिक पर ही आपकी अगली वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।